देश का जनमत ईवीएम मशीनों में कैद है और एक बार फिर देश का नेतृत्व किन मजबूत कंधों पर जाने वाला है, ये सवाल चारों तरफ गूंज रहा है। ऐसे में टेलीविजन का पर्दा हो या फिर चौथा स्तंभ, पत्रकारिता अपना धर्म निभाती है और एग्जिट पोल के आंकड़े कितने एग्जिट होते हैं इसको लेकर अपनी बेबाक टिप्पणी भी रखती है। क्या वाकई में देश की आवाम ने, देश की जनता ने जो फैसला सुनाना था वो सुना दिया है और उस फैसले की आहट में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। लेकिन उससे ठीक पहले हम एग्जिट पोल तो नहीं लेकिन एग्जैक्ट पोल आपके सामने लाने की कोशिशें करेंगे। आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की सियासी सर्जरी करने के लिए देश के जाने माने पत्रकार श्री सुनील जोशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। मध्य प्रदेश में सुनील जोशी जी की कलम जब चलती है तो कहा जाता है कि राजनीति की दिशा और दशा दोनों को वो जो है परिभाषित कर देती है। और किस तरह से इन लोकसभा चुनाव में खासतौर पर हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर उनकी पैनी निगाहें थी और क्या उनका पॉलिटिकल एनालिसिस है, क्योंकि माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की ये 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत निर्णायक है और कांग्रेस को यहां पर वापसी की उम्मीदें हैं और वापसी की आस है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे पहला कमेंट क्या है और एक एडिटोरियल वर्डिक्ट क्या है। सुनील सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं और हिंदी हार्टलैंड को जो है हमेशा से बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट प्रदेश माना गया है और मध्य प्रदेश एक चुनिंदा ऐसा प्रदेश है जो कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सौभाग्यशाली भी सिद्ध हुआ है। सर, क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से एमपी में क्या आपको सियासी हवाएं नजर आई? सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आप इस एग्जैक्ट पोल की तरफ जा रहे हैं जी जी और आपकी जिस ऊर्जा से आपने इस कार्यक्रम को शुरुआत की है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जिस ऊर्जा के साथ आप बात कर रहे हैं वही ऊर्जा चुनावी सियासत में दिख नहीं रही थी। जी, क्यों नहीं दिख रही थी वो मैं राजनीतिक पार्टियों के परिदृश्य के हिसाब से बात कर रहा था। जी बिल्कुल। कि एक तो केंद्रीय नेतृत्व में अब की बार 400 पार का नारा दे दिया। जी जी। वो नारा कितना फलीभूत होगा और कितना सही साबित होगा ये तो आने वाले कुछ घंटों में पता लग जाएगा। जी जी जी। पर बहरहाल मध्य प्रदेश में जो चुनावी सियासत है, अगर हम शुरू करें इंदौर से देखें, खजुराहो तक जाएं और अन्य जगहों पर जाए तो जहां चुनाव ही नहीं है। बिल्कुल। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के पहले एक उम्मीदवार घोषित हुए, फिर दूसरे उम्मीदवार घोषित हुए और उनका नामांकन निरस्त हो गया। कमोबेश इंदौर में भी यही स्थिति बनी कि नामांकन वापसी के अंतिम दिन इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो इन दो लोकसभा सीटों पर मुझे लगता है कि बात करना बेमानी होगी जहां सब कुछ स्पष्ट सा परिदृश्य सामने आ रहा है। रहा सवाल, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश की जो 29 सीटों में से 2 को छोड़कर हम 27 पर बात करें तो इन 27 में से भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र एक सीट छिंदवाड़ा की थी। इसके अलावा कहीं भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी काबिज नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी इन 27 में से 26 सीटों पर काबिज थी और 29 में से 28 पर भाजपा थी, 1 पर कांग्रेस थी। तो जो सीन निकलकर सामने आ रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बदलाव यहाँ देखने को मिल सकता है। कि दिग्विजय सिंह से शुरुआत करता हूँ। राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह काफी ऊर्जा के साथ उन्होंने वहां पर अपने जो प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और उन्होंने अपना प्रचार अभियान को एक लोगों से मिलने का माध्यम बनाया था। उन्होंने किसी भी तरह से जनता के पास अपने आप को पहुंचाने की कोशिश की पदयात्रा के माध्यम से। उन्होंने झंडे, डंडे और तरह तरह के माइक और ये सब चीजों को अलग हटके पदयात्रा से इस प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। दिग्विजय सिंह एक परिपक्व और चतुर राजनेता है। पिछले चुनाव में उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ा, वहां से वे साध्वी प्रज्ञा से हार गए और उसके बाद अब यहाँ जब लड़ रहे हैं राजगढ़ से, जो कि उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ गृह क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने नारा दिया है कि आखिरी बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि वहाँ दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं थोड़े फायदे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले दिख रहे हैं, मजबूत नजर आ रहे हैं। जी। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके तो मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता वहां पहुंच गए
और नकुल नाथ को वहां पर हराने के लिए पूरा उनका एक किलेबंदी कर दी गई है। पर बहरहाल मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम इस चुनावों के टिकट वितरण के पहले हुआ वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है कि सब कुछ भूमिका तैयार हो गई थी। कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए थे और पार्टी बदलने की कवायद चल रही थी। हालांकि इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज किया और वापसी में नकुल नाथ वहां से छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बन गए। तो वहां कुछ स्थिति ढुलमुल सी दिख रही है और मुझे लगता है कि अंत में कमलनाथ शायद वहां कामयाब होंगे नकुल नाथ को जितवाने में। तो ये दो सीटें जो महत्वपूर्ण है, हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर जो है। तीसरी हाई प्रोफाइल सीट जो है वो मंडला की है, जहां से फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार के मुकाबले मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी फग्गन सिंह कुलस्ते वहां से हार चुके हैं मंडला से। तो वहां थोड़ी स्थिति डामाडोल दिख रही है। थोड़ा बहुत कांग्रेस अगर प्लस कहीं आने की बात करें तो रतलाम में, झाबुआ में जो है, पर वहाँ एक स्थिति ये है कि झाबुआ में कांतिलाल भूरिया मजबूत हैं तो रतलाम में भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिख रही है। तो यहाँ थोड़ा 50-50 चांस कहा जा सकता है। बाकी मध्य प्रदेश में कमोबेश जो स्थिति दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा दिख रही है। 4-5 जो सीटें हैं इन पर जो है थोड़ा टक्कर की स्थिति है। सुनील सर, एक सवाल मेरे मन में है कि जनता जब अपना वोट करने जाती है तो मुद्दों के आधार पर वोट होता है, लेकिन हमने देखा कि इस बार मोदी लहर की बात निकली और मध्य प्रदेश में जो चुनावी माहौल आमतौर पर बनता आया है वैसा कोई सियासी वातावरण नजर नहीं आया। 2 सीटें जो जिसको आपने माइनस किया, इंदौर और खजुराहो, इसको भी यदि छोड़ दिया जाए तो बड़े नेताओं का भी उतना फोकस नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर मध्य प्रदेश की सरजमी पर आए, झाबुआ और जनजातीय क्षेत्रों में पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद एक ग्लैमर पॉलिटिकल का उसका अभाव था। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी आश्वस्त थी कि यहाँ की 29 सीटों पर वो काबिज होने वाली है, इसलिए यहाँ उतना जोर नहीं लगाया, या कांग्रेस को कमबैक की जो उम्मीदें थी उसमें कहीं रणनीति में मात खा गई कांग्रेस पार्टी? आपको क्या लगता है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। हकीकत बात भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से पूरी तरह आश्वस्त है कि यहाँ पर हमें वे तो 29 की बात करते हैं, पर जो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं 25 से 26-27 के बीच की बात कर रहे हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमबैक वापिस हो जाएगी। और रहा सवाल मुद्दे का, तो मध्य प्रदेश क्या देश में चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, देश की जनता का मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं, वो पीछे छूट जाते हैं। तो वो मुद्दे जो जनहित से जुड़े मुद्दे पीछे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो एकमात्र नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वहाँ कोई दूसरी बात नहीं है। तो चुनाव सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। अगर आप कहीं भी प्रचार अभियान को देख लें, प्रचार के जो जितने संसाधन हैं वहाँ पर सिर्फ नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, किसी भी प्रादेशिक नेतृत्व या अन्य नेता का वहाँ कोई नाम नहीं है। तो सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दे विहीन चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अच्छे मार्जिन की को लेकर आश्वस्त है। बिल्कुल। एक सवाल और सर मेरे जहन में है, हमने देखा कि बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार और कांग्रेस का नारा हाथ बदलेगा हालात। आपको लगता है कि जनता को ये अपील कर पाया और अब की बार 400 पार क्या हकीकत में सामने आएगा चुनाव नतीजों में? आपको ऐसा कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं? धुंधली तस्वीर ही सही, हम पूरा यहाँ पर चुनाव परिणाम तो नहीं बता सकते, लेकिन एक धुंधली तस्वीर दर्शकों के बीच, जनता के बीच पहुंचा सकते हैं। आपको नजर आता है ऐसा कुछ? वास्तविकता क्या है? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि अब की बार 400 बार भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकने के लिए जरूरी था और उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी हुई है। लेकिन हकीकत जो है, इस नारे को थोड़ा सा बदलना होगा। अब की बार 300 पार, मुझे लग रहा है कि संभावित परिणाम इस 300 पार के आसपास जाएंगे। और रहा सवाल की जो प्रचार अभियान जो वहाँ चला है वो पूरा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द चला है, वो कार्यकर्ताओं में मुझे लगता है कि एक दौर था जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में या इंदिरा गांधी जी के ऊपर ही सारा प्रचार अभियान केंद्रित रहता था, तो कमोबेशा वही स्थिति आई मोदी जी को लेकर। जी बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं। हम मध्य प्रदेश की 29 सीटों की सर्जरी कर चुके हैं। अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी वातावरण बना और ये जो लोकसभा चुनाव है, ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है और सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि यदि सीटों में कहीं कोई आंकड़ा कम पड़ता है तो सीएम के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी उस पर जो है प्रभावित होती है। क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी अग्नि परीक्षा रहे हैं ये लोकसभा चुनाव? आपका आकलन क्या है? देखिए, अग्नि परीक्षा चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो, उन सब की अग्नि परीक्षा हर चुनाव में होती है। बिल्कुल।
है ना। और रहा परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा कुछ कहने सुनने को है नहीं। 29 की 29 सीटें कोई जीत पाए ऐसा इस समय दिख नहीं रहा है, परिदृश्य सामने आ रहा है। पर कोई अनहोनी हो जाए तो पार्टी जीत भी सकती है। और परफॉर्मेंस की ओवरऑल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, तो बहुत ज्यादा फर्क इनसे पड़ने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब मुख्यमंत्री बनाया है तो क्या इस परफॉर्मेंस को लेकर ही नहीं बनाया, बाकी राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण भी है कि जहां मोहन यादव जी को प्रचार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता वहां पर भी है। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक सवाल मुझे लगता है जनता के मन में भी ये सवाल है कि इंदौर में जो कांड हुआ, अक्षय बम कांड की मैं बात करूं, इसकी चर्चाएं देश के हर कोने में रही और सुर्खियां भी ये पूरा विषय बना, पूरे देश की नेशनल हेडलाइंस का ये विषय रहा। आपको लगता है कि नोटा का जो एक इंट्रोडक्शन अब पॉलिटिक्स में हुआ है, इंदौर की जनता में, इंटेलेक्चुअल वर्ग में इस नोटा को बहुत प्रचारित किया गया कि आपके लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और लोकतंत्र बचाओ समिति बनाई गई, कांग्रेस ने इसको बैक एंड पर ले जाकर के जो है बहुत पावर दिया। आपको लगता है कि ये जो कांड था ये बीजेपी को कहीं भारी पड़ सकता है? और यदि इंदौर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, आकलन है कि 1 लाख से ज्यादा नोटा पर बटन दबा है ईवीएम मशीनों में, तो क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए करारी चोट भी साबित हो सकता है? आपका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है? देखिए, बीजेपी के लिए एक मिक्स स्थिति है। जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वो कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी चुनाव में कहीं कुछ करने को नहीं था। नोटा की आपने बात कही कि 1 लाख से ऊपर नोटा का बटन दबेगा, तो निश्चित तौर पर ये होगा ही। चूंकि आप जानते भी हैं कि इंदौर हमेशा कीर्तिमानों का शहर है, स्वच्छता में कीर्तिमान है, तो देश का पहला ऐसा शहर यहाँ पर IIM IIT है और भी कई तमगे हैं। तो ये इतिहास भी इंदौर में बनने जाएगा कि देश में सर्वाधिक बार जो है नोटा के बटन का इस्तेमाल इंदौर में होगा। और यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद सर्वाधिक वोटों से इंदौर में विजयी हो। तो ये 2 कीर्तिमान और होने की संभावना है। चलिए, एक बड़ा अपडेट है यहाँ पर दर्शकों के लिए। हम जैसी बात करें कि एग्जिट पोल नहीं, हम एग्जैक्ट पोल के आसपास आपको ले जाकर छोड़ेंगे। इंदौर में 2 कीर्तिमान बन सकते हैं, ये मानना है, ये आकलन है वरिष्ठ पत्रकार सुनील जोशी जी का। पहला कीर्तिमान जो संभावित है कि नोटा सबसे ज्यादा इंदौर से एक रिकॉर्ड बना सकता है पूरे देश की संसदीय सीटों में। यदि 1 लाख का आंकड़ा नोटा ने पार कर दिया तो बिहार के बाद इंदौर वो दूसरा जिला होगा, वो संसदीय सीट होगी जहां पर सबसे ज्यादा नोटा बटन दबाने वाली जनता रिकॉर्ड तय करेगी। और दूसरा एक रिकॉर्ड जो बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी के नाम हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी जीत का ये रिकॉर्ड हो सकता है। बहरहाल ये सब कुछ एक आकलन है, एक एनालिसिस है। सही तस्वीर आपको 4 जून की सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन एक तस्वीर, एक शूडो इमेज हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सुनील सर। हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर एक बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया। 2023 के विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद जीतू पटवारी जैसे एक युवा चेहरे को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी को कमबैक करने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट और भी करने पड़ेंगे? ये उनके लिए कितना आपको लगता है नफा नुकसान का सौदा साबित हुआ है? देखिए, इस समय अगर हम कांग्रेस के अंदरूनी हालातों की बात करें तो जीतू पटवारी जी की एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में कम हुई। कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाना इस बात को स्पष्ट संकेत दे रहा है। पर जीतू पटवारी युवा है और अनुभवी राजनेता हैं। समय से पहले उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी मिल गई है, तो शायद उनके पहले के जो नेता हैं और उनके समकक्ष जो नेता हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर यह चुनाव उनकी जो पोस्टिंग हुई है, उन्हें जहां दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष का पद, वो तय करेगा कि वो पोस्टिंग कांग्रेस ने जो दी है उनकी पद स्थापना कितनी सही है। और जनता तय करेगी, कांग्रेस कार्यकर्ता तय करेंगे। तो कितना स्थायी रहने वाला है इसका फैसला भी हो जाएगा, मुझे लगता है। कितना लंबा ये प्रयोग चल सकता है? अभी चलाना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को जब अगली पीढ़ी को मौका देना है तो इस तरह के प्रयोगों से ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक सवाल और मेरे जहन में है कि जिस तरह से लगातार हम पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की बात करें, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में राजनीति की एक नई तासीर दिखाई दी। मैं थोड़ा पहले आपको ले जाऊंगा कोविड काल के दरमियान, जब दल बदलू राजनीति का एक बड़ा रंग हमने देखा होली के मौके पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ 28 विधायक पाला बदलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराते हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। यह अध्याय का पहला सिरा था और यह अध्याय देखिए बढ़ता गया और अब अक्षय बम पर आकर के रुक गया है, जिसमें कई कांग्रेस के पूर्व विधायक और बड़े दिग्गज नेता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पत्रकारिता करियर में मैंने जितनी खबरें दल बदल राजनीति की इस दरमियान लिखी होंगी, शायद ही पहले मैंने कभी इसका अनुभव किया। क्या एक वरिष्ठ कलमकार होने के नाते आप भी अनुभव करते हैं कि अब राजनीति में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है
और स्वार्थ सिद्धि के लिए दल बदल हो रहा है। इस पर आपकी बेबाक टिप्पणी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा महेंद्र जी आपने। जी, जी। हकीकत ये है कि मुझे आपको भी रिपोर्टिंग करते लंबा वक्त हो गया है। जी। शायद आपने कभी दल बदलू राजनीति का ऐसा चेहरा नहीं देखा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों द्वारा पार्टी का पाला छोड़कर अन्य पार्टी में जाने से हुआ है। हम पूरे समय में देश में अलग अलग हिस्सों में सब चीजें देखते आए और मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे लोग एक साथ दल बदल कर दूसरे दल में शामिल हो जाएं और सरकार में शामिल हो जाएं। तो राजनीतिक तौर पर अगर हम देखने की बात करें, राजनीति के मूल्यों की बात करें, तो मूल्यों का तो हास हो ही रहा है। और वो जो शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी का दामन सामने से हुई है वो अभी थमी नहीं है। अक्षय बम पर भी आकर थमी नहीं है। हाँ, इसमें कुछ बात एक किसी में कह सकता हूँ आपको कि कुछ राजनेता जो पार्टी में स्थापित थे और वो राजनीति के साथ अपने काम धंधे भी करते थे, उनको अपने काम धंधे चलाने के लिए और अपनी रोजी रोटी का जो साधन है और वहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे अपने आप को बचाने के लिए जरूरत आ पड़ी थी कि वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। तो ऐसे राजनेता भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये माना जा सकता है कि ये जो सिलसिला है ये यदि आगे लंबा जारी रहता है तो जनता भी एक मोड़ पर आकर सोचने पर मजबूर हो जाएगी। जिस तरह से नोटा एक रिकॉर्ड इंदौर में अनुमानित है कि बना सकता है, तो जनता के पास भी एक विकल्प खुला होगा कि राजनेताओं का कोई धर्म नहीं होता और कोई दल स्थायी नहीं होता, उनकी विचारधारा भी बदलती रहती है घड़ी के कांटे की तरह। जनता इस बात को लेकर जरूर दुखी होती ही रहती है कि हमने जिस प्रत्याशी को जिस पार्टी के पक्ष में मतदान किया वो पार्टी छोड़कर अन्य दल में चला गया। तो हमारी जो आस्था जिस दल के प्रति थी, जिस उम्मीदवार के प्रति थी, उम्मीदवार से पहले वो आस्था उस पार्टी के प्रति थी। तो जनता निश्चित तौर पर इस बात को लेकर दुखी है और आने वाले समय में जनता को ये राजनीति का जो चेहरा दिख रहा है और राजनीति को जैसा जो नेता बोलते कुछ है और करते कुछ है, तो राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानते हैं, पर वे समाज सेवा से कोसों दूर हो गए हैं। वे स्वयं सेवा और अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करना इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो अब जनता पशोपेश में है कि किस नेता पर विश्वास करें और किस पर विश्वास नहीं करें। तो ये भी आने वाला समय तय करेगा और जनता का मूड क्या होगा और किस तरह से जनता उस व्यक्ति के पक्ष में मतदान करेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। चलिए, ये भी एक वर्ग पहेली है जिसका हल बूझो तो जाने, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति के ये जो अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंतन और मनन का विषय भी बन रहे हैं। और चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरी होने के नाते हम भी जो हैं अपनी जिम्मेदारी को तय करते हैं और आने वाले कल में ऐसी राजनीति की मूल परिभाषा क्यों बदल रही है इस पर चिंतन और मनन के साथ समाज में मंथन हो, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं। सर, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में जब हम बात करते हैं, आपके पॉलिटिकल एनालिसिस के मुताबिक यदि हम 2 या 3 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त देख रहे हैं, बाकी 26 पर जो है भारतीय जनता पार्टी का पाला भारी नजर आता है, ऐसा आपका भी अनुमान है। आप क्या मानते हैं सर, जैसे क्लस्टर में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी, मालवा और निमाड़ की सीटों की मैं बात करूं तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा प्रभारी रहे, कमलनाथ के गढ़, छिंदवाड़ा और जबलपुर महाकौशल की बात करें तो काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वहां के प्रभारी रहे। ऐसे अलग अलग क्लस्टर्स में जब डिवाइड किया गया तो आपको लगता है इन क्लस्टर्स में खोने वाली सीटों का जिम्मा उन तमाम प्रभारी मंत्रियों पर भी आएगा, उनकी रिपोर्ट भी उसी आधार पर तय होगी? आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि किस व्यक्ति ने कितना काम किया, उसको जो क्लस्टर दिया गया था वहाँ के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया में खबरें आई थी कि अमित शाह भोपाल आए, रातों रात उन्होंने मीटिंग ली और उस मीटिंग के बाद उन्होंने जो पहले दौर में मतदान का प्रतिशत कम हुआ उसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को एक चेतावनी दी कि और मंत्रियों को भी जो जिस क्लस्टर के प्रभारी हैं कि आपके यहाँ अगर मतदान कम होता है और पार्टी के पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे। पर इन सब चीजों को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते, ना हमारे पक्ष में है ना हमारी जानकारी में है। तो बहरहाल ये एक सोचने का विषय है और चुनाव परिणाम आने के बाद किस क्लस्टर में कौन पार्टी हारी, किस मंत्री ने कितना काम किया और किस उम्मीदवार, उसके कितने उम्मीदवार जीते, इसका आकलन आप बखूबी कर लेंगे। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल जाते जाते सर, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, फाइनल आपका आंकड़ा क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के पाले में कितनी सीटें आप दे रहे हैं? कांग्रेस को कितनी सीटों पर आस नजर आ रही है? पहले 29 में से आप अपना ग्राफ बता दीजिए जनता को। देखिए, पहले 29 में से मुझे लग रहा है कि 2 या 3 सीटों पर कांग्रेस की संभावनाएं बन रही है। बाकी जनता का मन कैसा, मूड कैसा, इस पर बाकी चीजें तय होगी और बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित दिख रही है।
और कुछ घंटे शेष। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए सर, जाते जाते देश में आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए कुछ घंटों बाद देखने वाले हैं, या फिर ये तस्वीर कुछ अलग होगी और इंडी अलायंस, जो इंडी गठबंधन जिसने पूरे देश में हल्ला मचा रखा है, उसका हल्ला जनता ने कुछ सुना है क्या? आपको क्या दिखाई दे रहा है? जनता ने हल्ला मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं सुना, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है वो अपने आप में ही परिपूर्ण गठबंधन नहीं है। उनका जो अलायंस बना है उसमें भी कई सारे अलग अलग पेचेस हैं और अलग अलग मतभेद हैं, और उन मतभेदों के चलते मुझे लगता है कि ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती कि देश में नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। चलिए, बड़ी बात है। तो अभी माना जा सकता है कि आने वाले कल में कुछ ही घंटों बाद जब हम देखेंगे कि घड़ी का कांटा रफ्तार पकड़ेगा, तो देश की तस्वीर भी तय हो जाएगी। सियासी क्या तस्वीर जनता ने उकेरी है वो तस्वीर सामने आ जाएगी, और चुनाव नतीजों के साथ ही तय हो जाएगा कि देश की जनता की आवाम और उसकी आवाज किस दल के साथ है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर पॉलिटिकल एनालिसिस में जरूर बाजी मार रही है, लेकिन क्या जनता की कसौटी पर भी वर्तमान सरकार खरी उतरी है? इसका फैसला 4 जून की तारीख को देर शाम तक नहीं बल्कि दिन में ही हो जाएगा, और पूरी तस्वीर आपके सामने होगी। हमने उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपके सामने एक ऐसे सटीक आंकड़े रखने की कोशिशें की हैं जो कि हिंदुस्तान के दिल एमपी की 29 लोकसभा सीटों का एक सियासी हाल आप तक पहुंचाएं, और आने वाले कल में क्या कुछ घटित होने वाला है राजनीतिक तौर पर, उस पर भी बेबाक राय आप तक पहुंचाएं। ये खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।